अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और आज हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा इन नीदरलैंड या फिर जिसको बहुत सारे स्टूडेंट हॉलैंड के नेम से भी जानते हैं। तो क्यों ये कंट्री बेस्ट है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट जा रहा है उसके लिए ये ऑप्शन कैसे बेहतर है। करंट सिनेरियो 2025 के इस टाइम पे वीज़ा सिनेरियोज़ को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास ये कैसे एक बेहतर ऑप्शन है बाकी सभी ऑप्शन से कंपेयर करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नीदरलैंड के बारे में। इटसेल्फ ये कैसा कंट्री है। सबसे पहले तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ शेंजन जोन, ठीक है। और आपको इसका वीज़ा ग्रांट जैसे ही होता है तो आपको एज ए डच स्टूडेंट्स रेजिडेंट्स के तौर पे बाकी जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, एक तो उसमें वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। तो शेंजन जोन में होने के इसके ये बेनिफिट हैं। दूसरा, ये बिल्कुल जर्मनी के साथ बॉर्डर इसका लगता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे इंग्लिश और डच बोलते भी हैं और समझते भी हैं। कोर्सेज जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के प्रोवाइड हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से यहाँ से ट्रैवल करते हैं उनको एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता ज़्यादा, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ या एकेडमिक रेपुटेशन के हवाले से बात करें तो बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो नीदरलैंड में अवेलेबल है। अच्छा जी, और इसमें अगर हम बात करें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अगर एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर जैसे हमने बात कर ली है, दूसरा उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि क्या मुझे यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो नीदरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारी, एक तो इटसेल्फ अगर नीदरलैंड की बात करें तो ये ग्लोबल टेक कंपनीज का एक तो हब है। बहुत सारी फेमस कंपनीज जैसे टेस्ला है, उसके बाद शेल है, फिर उसके बाद इन सब के हब जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से इनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ या उस पाइपलाइन को अगर हम लोग माइंड में रखते हुए देखें तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें आफ्टर डिग्री तो उसमें आपको 1 साल से ज़्यादा या 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क अवेलेबल होता है। तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डिफरेंट कंपनीज में रह के इनके जो है वो अच्छी जॉब्स के लिए आप जा सकते हैं या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अच्छा जी, कैपिटल इसका एम्स्टरडैम है। लैंग्वेज इसमें जैसे मैंने बताया डच बोली जाती है और ज़्यादातर इंग्लिश भी बोली और समझी जाती है। और स्टूडेंट्स को इस हवाले से अगर देखा जाए तो ना जॉब्स में ना ही ड्यूरिंग स्टडी उनको लैंग्वेज बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता। फिर स्टूडेंट का कंसर्न ये होता है कि हमारे पास वीज़ा एक्सेप्टेंस कैसी है, हमारे पास वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर देखा जाए तो अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2025 के डेट में स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे थे या किसी भी यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं या इवन शेंजन जोन में मूव कर रहे हैं, एक तो उनको बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा एक्सेप्टेंस का बहुत मसला चल रहा है। किसी के अपॉइंटमेंट के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह के फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि नीदरलैंड में इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। एक तो वीज़ा सक्सेस रेशो अबव 95% है आपके पास। अगर वीज़ा एक्सेप्टेंस की बात करें और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इनकी वीज़ा प्रोसेस जो है वो बहुत डिफरेंट है। इसमें यूनिवर्सिटी इटसेल्फ स्टूडेंट के बिहाफ पे एमवीवी जो है वो अप्लाई करती है, मतलब स्टूडेंट के लिए परमिट, रेजिडेंस परमिट अप्लाई करती है और उनको ई परमिट जनरेट करवा के देती है, उनका वीज़ा जनरेट करवा के देती हैं। एम्बेसी हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल है इस्लामाबाद में। तो हमें फिर एंट्री परमिट मिलने के बाद सिंपल एक अपने स्टिकर पासपोर्ट के ऊपर रिक्वायर्ड होता है, जिसके लिए थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है और हमारा वीज़ा ग्रांट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमें जो है वो स्कॉलरशिप्स अलॉट करती हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से स्टूडेंट के बहुत अच्छा कंट्री है। आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और बहुत अच्छी रेंज की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं,
जिसके ऊपर आपकी प्रोफाइल के असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको इन्फॉर्म भी करते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग अवेलेबल है आपको, अप टू 16 to 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं पार्ट टाइम ड्यूरिंग योर स्टडी। और इसके अलावा हम देखें तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अच्छा जी, इसके साथ हम इनटेक्स की बात कर लेते हैं। इनटेक्स नॉर्मली फरवरी, मई एंड सितंबर इनटेक अवेलेबल होता है। अगर अभी भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली अपनी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, आपने वो पूरे करने हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है और आप अभी भी कभी कमिंग इनटेक में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप कभी भी लेट नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी अगर प्रोसेस के बारे में पूरे साल में सोच रहे हैं तो आपके पास 3 इनटेक्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट जनवरी में जाने का सोच रहा था तो अब उसको सितंबर तक का वेट करना नहीं पड़ेगा। उसके पास हर 4 माह के बाद एक इनटेक अवेलेबल होगी। कोर्सेज की बात करते जाएं तो कोर्सेज में हमारे पास बिजनेस के कोर्सेज, आईटी, हेल्थ एंड मेडिकल के कोर्सेज और इसके अलावा इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सिंपली यू नीड टू डू व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और उसके असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आप किस रेलिवेंट कोर्स में एलिजिबल हैं। अच्छा जी, इसके साथ अगर हम लोग फ़ीस रेंज की बात करें या फाइनेंशियल आपकी जो प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आपने मेंटेन करना होता है, ऑब्वियसली हमारा जो मेजर एक्सपेंस होता है वो ट्यूशन फ़ी का होता है। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो स्टूडेंट्स नॉर्मली 8,000 यूरो से लेके उनके पास 17,000 या 15,000 यूरोस तक ट्यूशन फीसेस अवेलेबल हैं 1 साल की। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो उनके लिए भी सेम रेशो जो है 8,000 से लेके 15-16,000 या 17,000 यूरोस के अंदर उनको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये हर कोर्स की डिफरेंट फ़ीस होगी, हर कोर्स के ऊपर स्कॉलरशिप डिफरेंट होगी। तो आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग असेसमेंट करवानी होगी, जिसके ऊपर हम बताएंगे कि आप जो है वो अगर मिनिमम से मिनिमम किस ऑप्शन के लिए एलिजिबल है। फीस की बात हो गई, इंटेक्स की बात हो गई, अब क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनका अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 60 to 65% मार्क्स इन योर लास्ट डिग्री, जैसे इंटरमीडिएट के बेसिस पे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास 60 to 65% मार्क्स हों। और इसके साथ आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। आइए वो आपके पास आइल्स हो, पीटी हो, टॉफल हो। आपको आइल्स का मिनिमम 6.0 नॉट लेस देन 5.5 और कुछ ऑप्शंस में आपको 6.5 नॉट लेस देन 6.0 बैंड रिक्वायर्ड है। सेम गोज फॉर अदर टेस्ट। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करेंगे तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए एलिजिबल हैं। इसमें कोई फाउंडेशन के कोर्सेज फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो स्टूडेंट डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जाएंगे, जिसकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल हो सकती है। अच्छा जी, इसी पे हम बात करें अगर पोस्ट ग्रेजुएट के क्राइटेरिया की, तो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए 2.5 सीजीपीए से लेके 3.0 सीजीपीए तक की रिक्वायरमेंट है। मोस्टली बिजनेस के कोर्सेज के लिए आपको 2.5 का सीजीपीए रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप अदर कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, मेडिकल के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसके साथ सेम आपको आइल्स, पीटी, डुओलिंगो या टॉफल में से कोई एक टेस्ट करना होगा, जिसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है। आप जब भी असेसमेंट के लिए आएँ तो आप एक दफ़ा प्लीज़ जो है वो ये मेक श्योर ज़रूर करें कि आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं या जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप जो है वो प्रोसीड करना चाह रहे हैं, उसका क्राइटेरिया आप मीट करें और उसके अकॉर्डिंग ही आप टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले तो नीदरलैंड में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं है अटेस्टेशन का। सिंपली आपने अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्री अगर आपके पास अवेलेबल है और इंटरमीडिएट के ऊपर आप अप्लाई करें तो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट IBCCN बोर्ड ऑफिस से अरेस्ट करवाने हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो अपने हायर डिग्रीज जो हैं वो अपनी HEC से अटेस्ट करवानी होती हैं। उसके बाद हमें 2 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वंस आपके ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, आप इनको IBCC एंड HEC से अप्रूव करवाते हैं। फिर उसके बाद आपको मोफा अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है एंड देन उसको अपोस्टल कराना है। इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन कर दूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाएंगे उसके ओरिजिनल कॉपीज़ आपने अटेस्ट करवानी है, क्योंकि फिर हमने उसको
टेस्ट करवाने के बाद उनके ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में उनको जो है वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना होता है, तो वो सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन ही एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एक्सेप्ट नहीं होती। आइदर आप सही कहें कि आपने कलर कॉपीज अटेस्ट करवाई हैं और उसकी आप उनको डिजिटल फॉर्मेट में भेज रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स में बाकी डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपको अपना पासपोर्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पेज का कलर प्रिंट लेना है, उसके बाद आपको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड है, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए आपके पास, और अगर आप किसी किस्म का कोई गैप जस्टिफिकेशन लेटर आपका है वो आप प्रोवाइड करेंगे, जो कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपको एक प्रॉपर एक लिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ऑफ योर गैप है, जैसे कोई एक्सपीरियंस लेटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमास आपने किए हुए हैं, और वो डिप्लोमास भी आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने रेडी करना है। आप एडमिशन के लिए अपने अप्लाई करेंगे, आपको अनकंडीशनल इशू होता है, उसके ऊपर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं, अपनी ट्यूशन फी पे करते हैं। देन आप जो है वो एंट्री परमिट के लिए अपने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड फॉर्मेट में उनको भेजेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी स्टूडेंट एप्लीकेशन के लिए फॉरवर्ड कर रहा है स्टूडेंट को फर्दर अनकंडीशनल लेटर के लिए, यूनिवर्सिटी तभी प्रोसीड करती है जब उसके पास आइल्स ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड फॉर्मेट में उनके पास अवेलेबल हों। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, हमें बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, हमारे पास क्या प्रोसेस होता है उसका। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से अपफ्रंट जो है वो सारी ट्यूशन फ़ी लेती हैं। तो उस सूरत में आपको क्या करना होगा कि आपने अपने फर्स्ट ईयर का लिविंग एक्सपेंस, जो कि नॉर्मली 1250 यूरोस पड़ता है पर मंथ, आपने उसको साल का, जो कि अराउंड 15,000 यूरोस के करीब आपको जो है वो शो करवाना होता है, अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करेंगे। आप जो अकाउंट यूज़ करेंगे वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल होना चाहिए। इससे क्या मुराद है कि आपका जो भी अकाउंट आप बैंक स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे वो एक्टिव होना चाहिए। उस अकाउंट को आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं और इसमें ट्रांजैक्शन हो रही हैं फॉर लास्ट 6 मंथ्स, और इसके अलावा आपने उसमें फॉर 1 मंथ मिनिमम बिफोर यू सेंड बैंक स्टेटमेंट टू द यूनिवर्सिटी, आप उसमें अमाउंट मेंटेन करेंगे अराउंड 15,000 यूरोस। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने इंस्टॉलमेंट में, जो कि नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं होता, वो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, आप अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, तो आपको अपनी रिमेनिंग फ़ी भी फिर अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवानी होगी, जितना भी आपने इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया उसके बाद। अच्छा जी, इसके अलावा कंट्री जो है वो यूनिवर्सिटी ब्लॉक अकाउंट भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन ब्लॉक अकाउंट की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं। ब्लॉक अकाउंट में ये होता है कि आपने जो अमाउंट आपको लिविंग एक्सपेंस के तौर पे रिक्वायर्ड है वो आपने ब्लॉक करवानी है, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़ जो ब्लॉक अकाउंट एक्सेप्ट करती हैं, जैसे जर्मनी है। ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई स्टूडेंट इस ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता है जिसके पास अकाउंट पुराना नहीं है, तो उसके लिए ये सोल्यूशन है कि वो अपना ब्लॉक अकाउंट मेंटेन कर ले सेम अमाउंट का। अच्छा जी, एक्सपेंसेस के ऊपर या वीज़ा प्रोसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको यूनिवर्सिटी खुद अकोमोडेट करती है। यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ के ऊपर जो है वो रेजिडेंट प्रोविजनल रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करती है। आपको एक ई वीज़ा जनरेट होता है जिसकी बेसिस पे फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अपनी अपॉइंटमेंट आपको वीएफएस के थ्रू मिलती है, इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको पासपोर्ट पे एक स्टिकर रिक्वायर्ड होता है। ये सारे प्रोसेस को ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 माह लग सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको ई परमिट इशू करने में 4 to 6 वीक्स लेती है, एंड 2 to 3 वीक्स हम कहते हैं कि आप अपनी एम्बेसी के अपॉइंटमेंट का भी वेट करें, क्योंकि आपको प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस में आपको तकरीबन 3 माह लग जाते हैं। तो प्लीज़ जब भी आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, आपने अपने काउंसलर से ये चीज़ ज़रूर पूछनी है कि हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास डेडलाइंस क्या है। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट इनटेक के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगली इनटेक आपको 4 माह के बाद मिल जाएगी, और आप जो है आपके पास एंट्री परमिट है, आप उसको रिवाइज़ करवा के जा सकते हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। इसमें एक्सपेंसेस की बात करें, सबसे पहले मेजर एक्सपेंस आपकी ट्यूशन फ़ी होती है, जो कि डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर। फिर इसके बाद आपको एक वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी देनी है 500 यूरोज़। आपकी एक ग्रेजुएशन फ़ी है 125 यूरोज़।
जो कि आफ्टर अराइवल ही आपने देनी है। इसके अलावा आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस पे होती है आफ्टर अराइवल 130 यूरोज़ के अराउंड। ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते जो यूनिवर्सिटी को या इधर आपने पे करने हैं। और इसके अलावा ये सारी एप्लीकेशन फॉर्मेट या ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो रिटन फॉर्मेट में मिल जाता है हर जगह से। तो इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। अगर आप नीदरलैंड के लिए एक्सेप्टेबल हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप नीदरलैंड में अप्लाई करें। बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी ऐसे कंट्री में मूव करना चाह रहे हैं जो कि एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपेंसेस के हिसाब से या आफ्टर स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अच्छा हो और बेनिफिशियल हो, और इसके अलावा उनको शेंजन वीज़ा भी मिल जाए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या फिर हमारी नियर बाय ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।